नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जून से 16 जून तक समस्त तहसीलों में साफ सुथरी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाना है। आदेश के क्रम में तहसील निजामाबाद, आजमतगढ़, बतावरपुर, मिर्जापुर, मोहम्मदपुर, रानी के सराय ब्लॉक एवं ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी निजामाबाद आजमगढ़ को ज्ञापन दिया गया। जिला संगठन की तरफ से उपस्थित सीपी यादव, जिलाध्यक्ष ओंकार नाथ, जिला महामंत्री गुलाब चौरसिया, मीडिया प्रभारी महेंद्र कुमार अध्यक्ष, तबरपुर अनिल कुमार अध्यक्ष सहित तमाम लोगों ने कहा कि इसको की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। सफाई कर्मचारियों का 20% प्रमोशन ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर किया जाए। सेवा नियमावली बनाई जाए। आजमगढ़ में भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण हेतु किसानों को लालच देते हुए 4 गुना रेट पर उनकी जमीनें बेचने का ऑफर दे रहे हैं। ये कहना है अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा कि 4 गुना सर्किल रेट भाजपा सरकार की देन नहीं है। इस एयरपोर्ट को भी देश के अन्य एयरपोर्ट की तरह मोदी जी अपने मित्र अडानी को बेच सकते हैं और उसका लाभ जनता नहीं उठाएगा। निरहुआ जी ने किसानों के लिए उनकी जमीन सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं बल्कि उनका जमीन भी होती है, उससे जुड़ी उनकी पुश्तैनी यादें भी होती है और आप पैसे से उनकी जमीन को बेचने को कह रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ के किसान भाइयों के साथ आम जनमानस भी आपके पैसे और पावर के इस अहंकार को चूर करने का काम करेगी। आदरणीय दिनेश लाल निरहुआ जी, सांसद जी, आप आजमगढ़ के किसानों की जमीनों का 4 गुना सर्किल रेट का लालच दे करके जो आप उनसे उनकी जमीनें बेचने को कह रहे हैं, पहली बात कि ये सर्किल रेट भाजपा सरकार का नहीं है 4 गुना, ये इसकी पूर्ववर्ती सरकार का है। दूसरी बात कि ये जमीन का टुकड़ा आपके लिए जमीन का टुकड़ा होगा, लेकिन किसानों के लिए जमीन उनकी जमीर होती है, उनका स्वाभिमान होता है, उनका मान सम्मान होता है। और आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं आजमगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवा के करेंगे क्या आजमगढ़ में? आपको जब देश के अन्य हवाई अड्डों की तरह इसको मोदी जी के मित्र अडानी के हाथों ही आज नहीं तो कल बेच देना है, तो इसका लाभ आजमगढ़ की जनता को क्या मिलेगा? ये तो लाभ तो अडानी को मिलेगा, आज नहीं तो कल। दूसरी बात की जो किसानों की जमीनों की बात आप कर रहे थे, ये जमीन उनकी जमीर होता है, उनका स्वाभिमान होता है, उनका मान सम्मान होता है। वहाँ पे वो पीढ़ियों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से जुड़ी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी तमाम भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस जमीन से, उनके घरों से। और ये उनकी भावनाओं को, उनकी जमीर को और उनके स्वाभिमान को आप पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इतना अहंकार आपको हो गया निरहु जी। इस अहंकार को आजमगढ़ की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके अहंकार को चूर चूर करने का काम करेगी। आजमगढ़ की मंदुरी में जल्द हवाई उड़ाने की उम्मीद पर एक बार फिर विराम लगता दिख रहा है। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कलेक्टर सभागार में एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सांसद ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के कहने पर देश की सभी एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत उन्होंने की, लेकिन कोई कंपनी यहां पर आने को तैयार नहीं है। सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि जब तक आजमगढ़, दुबई, मुंबई, बंगलोर जैसे शहरों के लिए फ्लाइट नहीं शुरू होगी तब तक वहां से कार्य करना संभव नहीं है। आजमगढ़ में हवाई पट्टी को विस्तार करना जरूरी है। आजमगढ़ के लोगों को समझना चाहिए कि जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं रहेंगी कोई कंपनी नहीं आएगी। सांसद ने भी कहा कि हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए विस्तारीकरण जरूरी है। यहाँ पर 10 महिलाओं और 10 किसानों को खड़ा करके इसका विरोध किया जा रहा है और ऐसी बातें कही, सुनिए। कि सरकार चाहती है कि वहाँ बने। मैं उस विभाग में जाके मीटिंग करके आया तो उनका भी इच्छा उनकी है, क्योंकि ये बहुत पोटेंशियल वाला ज़िला है। अगर यहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता है तो यहाँ से विदेशों के लिए भी फ्लाइट चलेंगी, दुबई के लिए चलेंगी, गल्फ कंट्री के लिए चलेंगी, मुंबई के लिए चलेंगी, दिल्ली के लिए चलेंगी। इतना क्षमता है आजमगढ़। लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय पार्टियां हैं वो व्यवधान डाल रही है, जबकि आप देखिए कि 4 गुना जब मुआवजा किसी को मिलता है, किसी किसान को मिलता है,
तो उसके पड़ोसी का अगर ज़मीन उसमें ना गया हो तो वो दुख जाहिर करता है, यार हमारो चल गलो तो हमहू पागल होती, हमारो पास बहुत पैसा आ जात, हमहू कुछ कर लेती। ऐसा भाव है लोगों के अंदर। लेकिन ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं आजमगढ़ के बाकी जो दल के लोग हैं कि 10 महिलाओं को, 10 किसानों को वहाँ बैठा करके उनको गुमराह करके और उनके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो बात जब ऐसी आती है कि कोई किसान अगर तकलीफ में है तो फिर हमको वहाँ रुकना पड़ता है। और हमने पूजनीय महाराज जी से निवेदन किया कि इसको रोक दीजिए महाराज जी, जहाँ का तहाँ रहने दीजिए। हम किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जब उनको हम समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपका नुकसान करने नहीं आए। जब तरक्की होगी, जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आजमगढ़ का भविष्य सुधरेगा। लोगों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो यहीं से जहाँ जाना चाहे वहाँ के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो कब तक हो जाएगा कुछ सब? अब देखिए, जो पहले का बना हुआ है उस पर तो कोई फ़्लाइट उड़ाने को तैयार नहीं है। हमने सारे एयरलाइन से बात करके देख लिया, उनका कहना है कि जब तक वो हवाई पट्टी पूरी तरह जो प्रस्तावित है वो बन नहीं जाएगी, हम वहाँ से फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। मतलब घरेलू उड़ान के लिए घरेलू उड़ान कोई तैयार नहीं है। हमने सबसे बात की और आप लोगों के कहने पे ही बात की। आप लोग कई बार हमसे पूछे कि यहाँ कब शुरू होगी। पूजनीय महाराज जी ने भी कहा कि आप बात कर लो तो फिर हम आके वो उद्घाटन करते हैं। तो हमने सभी एयरलाइंस में जाके बात किया, कोई तैयार नहीं है घरेलू उड़ान के लिए। उसमें उनको नुकसान होगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनता है तो यहाँ से कोई उड़ान नहीं चलेगी। तो इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ अपने आजमगढ़ के लोगों से कि आप लोग योगदान दीजिए और आप लोग जो है इसमें मदद कीजिए, किसान भाइयों को समझाइए। और किसान भाइयों को मैं खुद कहना चाहता हूँ कि सरकार आपको 4 गुना दाम देने को तैयार है, आपके लिए कॉलोनी बना करके अच्छे रहने की घर की व्यवस्था करने को तैयार है। उसके बाद भी अगर आप इन भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं तो ये बहुत दुख का विषय है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकभवन लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 75 जनपदों के लिए चयनित 7,182 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में किया गया। इसी क्रम में जनपद स्तर पर चयनित 171 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव, प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर OP तिवारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। सांसद ने जनपद में नवचयनित समस्त ANM स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को बधाई दी एवं कहा कि आप जहां भी कार्य करें वहां पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाएं। प्रभारी जिलाधिकारी ने चयनित समस्त ANM स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप सबका उत्तरदायित्व है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी संचालित योजनाएं हैं उसका 100% लाभ पात्र लाभार्थियों को दिलाएं। किस मामले का? ये ANM की उसमें उनका नियुक्ति पत्र दिया गया। पूरे प्रदेश में 7,000 से ज़्यादा और आजमगढ़ में 171 बहनों को ये प्रमाण पत्र दिया गया है। ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, उसमें बहुत मददगार साबित होगा। ये बहनें जब गांव-गांव में जा करके और जो लाभार्थी हैं उन तक सारी योजनाओं को बताएंगी, पहुंचाएंगी, तो ही प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो पाएगा। और मैं देख रहा हूं इन दिनों कि सभी विभाग, स्वास्थ्य विभाग भी, कृषि विभाग भी, हर विभाग जो है वो लाभार्थी तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। और उसी कड़ी में ये प्रमाण पत्र दिया गया है और ये बहनें गांव-गांव जा कर के और स्वास्थ्य में अच्छा काम करेंगी, ऐसी शुभकामना हम लोगों ने आज स्वास्थ्य व्यवस्था जिले की जो है को दुरुस्त करने के लिए ही लगातार प्रयास हो रहा है। हम भी प्रयास कर रहे हैं और हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी का भी ये प्रयास है, प्रधानमंत्री जी का भी प्रयास है कि योजनाएं जो है वो पूरी तरह लागू हो और लाभार्थी को लाभ मिले, इसके लिए ही कार्य किया जा रहा है।
आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे के घोरट स्थित आवास पर नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी अनिल मिश्रा को अंगोस्त्रम मोमेंटम एसोसिएशन की वार्षिक पत्रिका आइडियल इंडिया देकर सम्मानित किया गया। अपने सम्मान से विभूत अनिल मिश्रा ने कहा कि एसोसिएशन ने जो हमारा सम्मान किया है उसके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और कहा कि एसोसिएशन को मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे ने कहा कि एसोसिएशन समाज में बराबर अच्छे काम करने वालों को सम्मानित करने का कार्य करता है जिससे उनका मनोबल बढ़े। इस अवसर पर सुनील मिश्रा, अंजू मिश्रा, अनुराधा मिश्रा, कुमारी वैशाली पाठक, स्वतंत्र पांडे, वैभव पाठक, सुनील कोड़ा लोग उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम क्या रहा है? आज हमारे घोरट स्थित आवास पर नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी श्री अनिल मिश्रा का आगमन हुआ है। आज मेरे द्वारा श्री अनिल मिश्रा जी को एसोसिएशन द्वारा अंगवस्त्रम मेमेंटो एवं एसोसिएशन की जो वार्षिक पत्रिका है उसको देकर सम्मानित किया गया है, क्योंकि श्री मिश्रा जी सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि रखते हैं। मैंने दिल्ली में देखा है। आज जो है इनके कार्यक्रम में श्री सुनील मिश्रा जी, श्रीमती मंजू मिश्रा जी, अनुराधा मिश्रा जी, वैशाली पाठक, वैभव, तमाम ऐसे लोगों ने जो है उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। मैं श्री अनिल मिश्रा जी को आज एक कवि की 4 पंक्तियों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां बाइक के आमने सामने हुई टक्कर में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बता दें कि ग्राम सुजानपुर पोस्ट मुखलिसपुर थाना कप्तानगंज निवासी बाबूलाल, जिनकी उम्र 40 वर्ष से अपनी पत्नी सरिता 38 वर्षीय को लेकर सुजानपुर से अतरौलिया की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उपटा पार बांसगांव के समीप सामने से आ रही बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार पति पत्नी बांसगांव के समीप NH 233 पर पहुंचे ही थे कि अचानक अज्ञात बाइक ने सामने से अनियंत्रित होकर बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बाबूलाल व पत्नी सरिता गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए। टक्कर इतनी तेज हुई कि बाबूलाल गिर गया और उनके सिर में गंभीर चोटें आई तथा पीछे बैठी पत्नी भी बुरी तरह घायल हो गई। वही सामने से आ रहा अज्ञात बाइक सवार अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने आन फान में घायलों को नजदीकी सोसिया संयुक्त जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने बाबूलाल को व पत्नी सरिता को गंभीर चोट देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आइए सुनाते हैं कि घायल के परिजन और डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। भैया क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ के निवासी हैं? भिवरा। अच्छा, ये बताइए अभी जो दुर्घटना हुई है जी, इसके बारे में बताइए। जी ये तो मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे भी क्या एक रिश्तेदार से फ़ोन आया, उसके बाद तब मैं यहाँ भागता हुआ आया। क्या नाम है इनका? इनका बाबूलाल नाम और उनकी वाइफ का सरिता नाम है। तो आपको ये सूचना कहाँ से मिली? मेरे वो बड़े फूफा जी फ़ोन किया वहाँ से, मतलब चले जाइए, हाँ, ऐसी बात हो गई है, PGI पे गए हैं लोग, तब मैं भागता हुआ आया हूँ। तो आप उनके परिजनों को सूचित किए? हाँ, सूचित कर दिया हूँ। तो क्या बताएं? वो आ रहे हैं, वो भी लोग आ रहे हैं। पहले सर अपना परिचय दीजिए आप। डॉक्टर संतोष वर्मा। सर, उपटा पार बांसगांव में मोटर एक्सीडेंट हुआ है, तो इसके विषय में बताइए। सरिता नाम से एक मरीज है और दूसरा मरीज जो है बाबूलाल नाम से है। दोनों एक्सीडेंटल हैं, सबका इंजरी हुआ है। तो कहाँ चोट लगी है इनको? सर में चोट है, मुँह पे, आँख में चोट है, एक कंधे में चोट है बाबूलाल की। जी, गंभीर अवस्था है, भेज रहे हैं आजमगढ़ के लिए, रेफर कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करते हैं, आजमगढ़ के लिए रेफर कर रहे हैं। इनका भी हम वहाँ CT स्कैन के लिए भेजा है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व में के निर्देशानुसार विशेष जनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून के बीच चलाया जा रहा है। इसी के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में अतरौलिया निरीक्षण भवन में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज यशिकांत रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विस्तारक निश्चल विधानसभा विस्तारक रोहित त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम के संयोजक युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नीरज तिवारी रहे तथा संचालन संतराम निषाद ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिलाध्यक्ष यशिकांत राय ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल गरीब कल्याण को समर्पित है। उन्होंने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई और उन तक पहुंचाई। आई सुनाते हैं कि जिलाध्यक्ष लालगंज यशिकांत राय ने क्या कुछ कहा। आज ये संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम किया गया, क्या है संयुक्त मोर्चा क्यों किया गया, क्या है इसके बारे में?
देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की को लेके ये सरकार चली। आज सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने रहे। उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा है, हमारे पास जो 7 मोर्चे हैं, हम 7 मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन कार्यक्रम को आज यहाँ रखे हैं। हम मोर्चों के माध्यम से जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, समाज को उन वर्गों को जो लाभ मिला है उनके बीच में जाकर के वो अपना उनका कुशल क्षेम पूछेंगे, उस योजना के बारे में टटोलने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव है 24 में, इसके लिए तैयारी क्या? आजमगढ़ में अभी तक कमल नहीं खिल पाया, इसके लिए क्या करें? क्या रणनीति की जा रही है, कैसे? नहीं, हम लालगंज में 2014 में कमल खिलाए थे। 2019 में किन्हीं कारणों से हम जितने से जीते थे उससे ज़्यादा 45,000 वोट पाके हारे हैं। हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, जनता बढ़ी है। हम किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के नाते हारे हैं। 2024 में निश्चित रूप से लालगंज में कमल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी का, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लालगंज का कमल समर्पित होगा। क्या मोर्चा और बूथ अध्यक्षों को दिशा निर्देश देने के बाद और क्या रणनीति की जाएगी कि किस मुद्दे पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है। हमारा हर बूथ पर संगठन की संरचना है। हम उस संगठन की संरचना में धार दे करके उन संगठन की संरचना पर हम बूथ जीतने का काम करेंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की आज लूट के मामले में कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट से विधायक रमाकांत यादव ने ड्राई फ्रूट, मिनरल वाटर व एक डॉक्टर की मांग की है। इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 22 जून को नियत की है। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना के दौरान जहानागंज थाना क्षेत्र के चकवल में एक कर्मचारी के साथ मारपीट व लूट के मामले में आज फतेहगढ़ जेल से सपा विधायक रमाकांत यादव के सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में वर्चुअल माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान सपा विधायक ने जज से गुहार लगाया कि वे बीमार रहते हैं, इसलिए उनको जेल में खाने के लिए ड्राई फ्रूट, मिनरल वाटर व एक डॉक्टर निजी खर्चे पर जेल में उपलब्ध कराया जाए। वहीं सपा विधायक के अधिवक्ता स्वामी प्रसाद यादव ने कहा कि जहानागंज के मामले में उनकी वर्चुअल पेशी हुई है। इस दौरान उनसे बात भी हुई। उन्होंने न्यायालय में ड्राई फ्रूट, मिनरल वाटर के साथ एक डॉक्टर की मांग अपने खर्चे पर की है। इस संबंध में कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि उन्होंने कहा कि जेल में विधायक रमाकांत यादव के दांत में परेशानी थी, दांत उखाड़ा गया, लेकिन अब चिकित्सक को जेल में जाने नहीं दिया जा रहा है। आज रमाकांत यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी थी, किस मामले में पेशी थी और क्या हुआ आज? जहानागंज के मामले में पेशी थी, सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में पेशी थी। क्या मांग किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, मुझसे बात हुई। उन्होंने बताया कि पहले हमने क्लेम किया था कि हमें क्या क्या सुविधाएं हमारी ख़त्म कर दी गई हैं, और उस संबंध में दरख्वास्त भी दिया था उन्होंने कि हमको ड्राई फ्रूट दिया जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है क्योंकि हम बीमार रहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमें पानी, जो वैसेलरी का पानी हम पीते थे, सामान्य पानी देने लगे, जिससे हमारी किडनी प्रभावित हो रही है। तीसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर के किसी आदमी से हमसे वार्तालाप पहले होती थी, अब बंद कर दिया इन्होंने, जबकि नियमानुकूल जेल से ही इनको बात करा देनी चाहिए थी, अब बंद कर दिए। सभी अभियुक्तों की होती रहती है, हमारे लिए बंद हो गया। और इन्होंने कहा कि एक डॉक्टर हैं राहुल कुमार जी, जो हमारे दांत की बराबर का इलाज करते रहे हैं, उन्होंने ही दांत हमारा निकाला, लेकिन जब दांत निकालने के बाद दांत लगाने की बात आई तो फिर वो उनकी एंट्री बंद कर दी लोगों ने। तो इस तरह उस स्तर का भोजन भी नहीं मिलता जैसा रोगी को चाहिए। तो एक तरह से ये रोगी हैं वहाँ, अब भोग रहे हैं इस तरह। तो कम से कम इतनी सुविधाएं हमारे खर्च पर दे दी जाए, उनका यही कहना है। अपने खर्च पर कहें कि अगर ऐसा आदेश हो जाएगा तो हम सारा पैसा पहले जमा कर देंगे और उसी हमारे पैसे से ये लोग हमको देते रहें सुविधाएं, यही डिमांड है। न्यायालय ने पहले एक आदेश करके भेजा था, तो जब न्यायालय के एक आदेश हो गया तब लगता है कि वो लोग रिएक्ट कर गए जेल अधिकारी,
तो उसमें और ज़्यादा बंदिश लगा दी। तो आज फिर एक एप्लीकेशन दी जा रही है, भेजा जा रहा है, देखिए क्या करते हैं। क्या वहाँ के जेल अधिकारी यहाँ के न्यायालय के जो आदेश है उसका पालन नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो लग ही रहा है, अगर करते तो ये अभियुक्त इस तरह की शिकायत क्यों करते। अब सवाल इतना ही नहीं, इतना ये कि हम लोग इसकी जांच कैसे कराएं। हम जो कह रहे हैं कि उसके अनुसार वो काम नहीं करते हैं, लेकिन पूछने पर कहते हैं हम कर रहे हैं। यानी कहीं की सत्ता का दबाव है। बिल्कुल। आजमगढ़ की अतरौलिया पुलिस ने गैंगस्टर में एक वांछित को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस गैंग द्वारा हत्या का प्रयास, लूट, वाहन चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित किया गया था। इसमें से एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक परमेंद्र कुमार सिंह थाना अतरौलिया के लिखित तहरीर पर अभियुक्त सचिन, शुभम, बिट्टू, राहुल, उसके बाद बिक्की और अनुराग शुक्ला, फिर उसके बाद सुशीला पत्नी स्वर्गीय राजमंगल, ये तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों का संगठित आपराधिक गिरोह है, जिसका गैंगस्टर सचिन उर्फ आकृति पांडे, पुत्र रामदयाल पांडे, निवासी अचलीपुर, थाना अतरौली, जनपद आजमगढ़ है। इस गैंग द्वारा हत्या का प्रयास, लूट, वाहन चोरी आदि जैसे जघन्य अपराध कारित किया गया था। इन अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना लाई की गई, जिसमें आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में अतरौलिया पुलिस कामयाब रही। आजमगढ़ जनपद में शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण ने दौड़ लगाई है। अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाया गया है। पुलिस लाइन परिसर में हो रहे नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण किया गया है। पुलिस लाइन भोजनालय के नवीनीकरण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया है तथा भोजनालय में भोजन की गुणवत्ता व साफ सफाई व सेहतमंद भोजन बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्पश्चात पुलिस लाइन आजमगढ़ में हो रहे निर्माण व मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में पुलिसकर्मियों की आवासीय परिसर, पुलिसकर्मियों के बैरक, पीएसएल व्यवस्था, चिकित्सालय, डॉग स्क्वाड के रहने की व्यवस्था इत्यादि का निरीक्षण कर साफ सफाई आदि के संबंध में क्षेत्राधिकारी लाइन एवं प्रतिशत निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन आजमगढ़ में निरीक्षण के दौरान अमरिंदर सिंह और गौरव शर्मा क्षेत्राधिकारी लाइन व प्रतिशत निरीक्षक पुलिस लाइन आजमगढ़ उपस्थित थे। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से हर जिलों में महासंपर्क अभियान चल रहा है, इसी क्रम में आजमगढ़ में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर केंद्र सरकार के कार्यों का बखान किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर निशाना साधा है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि देश की जनता और समाजवादी पार्टी मोदी सरकार से 9 सवाल पूछ रही है। उन्होंने पूछा कि सरकार कालाधन लाने को कही थी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, हर वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी युवाओं को देना था, उसका क्या हुआ। अशोक यादव ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, महंगाई का क्या हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन पहलवान बेटियों के मामले में कार्रवाई नहीं करते। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, विधायक कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद का चेहरा सामने आता है। स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल डालने का क्या हुआ, सरकारी उपक्रमों को अपने मित्र अडानी को बेच दिया गया, चीन गलवान में जघन्य अपराध करता है, अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल देता है। तमाम इस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी सरकार से यानी मोदी सरकार से जवाब मांगा है। सुनिए। एक तरफ मोदी सरकार अपने 9 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की जनता मोदी जी से 9 सवालों के जवाब चाह रही है। और ये जवाब समाजवादी पार्टी भी चाह रही है कि आपने जो वादे किए थे विदेशों से काला धन लाएंगे, इसका क्या हुआ। किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, इसका क्या हुआ। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की वादा किए थे मोदी जी, उसका क्या हुआ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई का क्या हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या हुआ। ये नारा जब आप लगाते हैं तो दूसरी तरफ पहलवान बेटियों का यौन शोषक भाजपा सांसद का चेहरा याद आता है, ब्रजभूषण शरण सिंह का, कुलदीप सेंगर का चेहरा याद आता है, स्वामी चिन्मयानंद का चेहरा याद आता है। 100 स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ, और सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देंगे, इसका क्या हुआ। क्योंकि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को लेजिटिमेट करके उसका एक नया आयाम स्थापित किया है, जो कि पीएम केयर फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड और तमाम योजनाओं में लूट खसोट के द्वारा किया गया। और किस तरह से ये देश नहीं बिकने दूंगा कि वादे का क्या हुआ। आपने सारे सरकारी उपक्रम अपने मित्र अडानी को बेच डाले।
चीन को लाल आंख दिखाने का क्या हुआ? चीन ने हमारे जवानों को गलवान में इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम देता है और आप कहते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुस आया है, और हमारे अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम चीन बदल डालता है। तो ये सब 9 साल में 9 सवाल जो खड़े होते हैं माननीय मोदी जी, उसका जवाब देश की जनता आपसे चाह रही है। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां अतरौलिया से भवनाथपुर जहांगीरगंज मार्ग की स्थिति इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है। कारण यह है कि इस मार्ग पर महीनों से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में कार्यदायी संस्था दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा सैकड़ों ट्रकों को मिट्टी धुलाई कार्य में लगाया गया। दिन रात ओवरलोड ट्रकों के आने जाने से सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है, जिसके कारण प्रतिदिन दुर्घटना में दर्जनों लोग जख्मी होते हैं। इसे लेकर चनेता गांव निवासियों ने आज अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य से पहले ही कार्य योजना का बोर्ड लगा दिया गया, जिसका समय सीमा भी समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक इस रोड पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। बारिश का मौसम आने वाला है, अगर जल्द इसका सड़क मार्ग का निर्माण नहीं होता तो बहुत से लोगों की दुर्घटना से चोटिल होने की संभावना है। लोगों का आरोप है कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अतरौलिया से जहांगीरगंज, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आजमगढ़ द्वारा इस सड़क मार्ग पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया तथा सड़क मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस संदर्भ में एई मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बहुत जल्द ही इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा। निर्माण कार्य में जो भी मशीन लगाई गई थी वो अभी दूसरे सड़क निर्माण कार्य में लगी हुई है। सड़क की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। सड़क मार्ग की टेस्टिंग करा दी गई है। बहुत जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। नाम बताइए। मेरा नाम सनी कुमार है, मैं ग्राम चनेता का निवासी हूँ। और जो वो मार्ग कहाँ से कहाँ तक गया है? ये मार्ग अतरौलिया से ठिकड़ावा तक गया है और काफ़ी जर्जर मार्ग हो चुका है। और इसका निर्माण कार्य बहुत दिनों से प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसका बोर्ड लगा दिया गया बजट का कि मई तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। विकास अभी तक वो कोई प्रक्रिया हुई नहीं है उस पर, बस केवल बोर्ड लगा के छोड़ दिया गया है। और अभी तक तो गलीमत है, फिर बरसात आने वाली है। बरसात आने के बाद यहाँ से बाइक और इसके माध्यम से जाना बहुत मुश्किल है। दुर्घटनाएं आए दिन होती है। अभी हल्की बरसात हुई थी तो मैं जा ही रहा था कि इतने लोगों की दुर्घटना गिरे पड़े मिले हैं। तो क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए बरसात आने के पहले। ठीक, धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम सुभाष है। जो रास्ता है कहाँ से कहाँ तक गई वो? ये अतरौलिया से लेके वहाँ तक ठिकड़ावा तक। ये रास्ता पूरी तरह जर्जर हो गया है एकदम। है तो इस पे आप लोग शिकायत किए थे कि नहीं बनाने के लिए? बहुत शिकायत हुई थी। ये हुआ था कि मई में ये फाइनल हो जाएगी। इसका बजट भी पास हो चुका है, अब तक बना ही नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? इस रोड को बनवाया जाए सरकार से। बरसात से पहले आए दिन उस पर दुर्घटना हो ही रही है, कोई न कोई गिर ही रहा है। अच्छा, मान लीजिए अभी तो बरसात कुछ दिन में होने वाला है, तो समस्या होगी और बहुत ज्यादा समस्या हो जाए। बाइक ले जाने में शाम को कोई भी ले जाता गिर जाता है। ठीक, धन्यवाद।